हेलो एवरीवन, मैं पूजा सुधीर आप लोगों का एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एग्ज़ाम जॉब एक्सपर्ट से जुड़ने के लिए आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर आप लोग प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी लाइव क्लासेस हुआ करें या फिर जो भी अपडेट आया करे, जो भी न्यू अपडेट रहे, उसका आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ओके। और हाँ जी, चलिए तो फिर आज की थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, उस टॉपिक का नाम है कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। ठीक है, अब ये क्या थ्योरी है हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग लेकर के चलेंगे। तो चलिए हम लोग अभी इसे स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए, पहला नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका इसी लाइन से बन गया। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पर ध्यान दीजिएगा। मनोवैज्ञानिक जो है हमारे कोहलबर्ग जी, लॉरेंस कोहलबर्ग जी, वो थे कहाँ के? तो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के थे। ठीक है, इनका नैतिक विकास का सिद्धांत स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का एक मूल रूपांतर है। एक मूल रूपांतर है, मतलब जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, ये पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे पहले, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि बताइए सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आप लोगों का आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। फिर इनसे मोटिवेट होकर के, इनसे इंस्पायर होकर के हमारे जो कोहलबर्ग जी हैं, ठीक है, हमारे जो कोहलबर्ग जी हैं, उन्होंने अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले हमारे जीन पियाजे थे। अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले किसने दिया, तो ध्यान रखना ये टर्म एंड कंडीशंस में लागू होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले, या फिर अगर सिर्फ ऐसे दिया रहेगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो वहां पर आपको सिर्फ कोहलबर्ग के साथ में जाना पड़ेगा। सबसे पहले किसने दिया, तो आप वहां पर जीन पियाजे लगा करके आना। तो ये चीजें आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेज थ्योरी भी कहा गया है। अब कैसे, देखिए इन्होंने क्या किया, हमारे जो ये कोहलबर्ग जी हैं, इन्होंने इस सिद्धांत में, नैतिक विकास के सिद्धांत में जो स्तर बताए हैं, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेवल। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बताइए कोहलबर्ग के द्वारा लेवल, कितने लेवल दिए गए हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 3 लेवल दिए गए हैं। ठीक है, और अगर बात करें स्टेजेस की यानी अवस्थाओं की, तो इन्होंने अवस्थाएं दी हैं 6। कैसे, बताती हूँ। ये जो 3 लेवल है, फर्स्ट, सेकेंड और हमारा थर्ड, ठीक है, तीनों लेवल की इन्होंने दो दो स्टेजेस बताई है। हर लेवल की 2 स्टेज बताई है, तो 3 लेवल है, हर स्टेज की हर लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, तो टोटल हमारी 6 स्टेजेस होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना है। लेवल अगर पूछेगा या स्तर करके अगर दे, तो याद रखना वो 3 होते हैं। लेकिन अगर उसने अवस्था पूछा, तो वहां पर आपको 6 बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अवस्था में आप 3 करके आ गए ना, तो आते जाते हुए भी 1 नंबर कट हो जाएगा। तो ढंग से आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है। लेवल 3 है और हमारी स्टेजेस जो है वो हमारी 6 है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नैतिक व्यवहार जो होता है ना, वो जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। कोहलबर्ग ने कहा कि बच्चा नैतिक व्यवहार को लेकर के पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा हुआ है तो वो सीखने की क्षमताओं के साथ में पैदा हुआ है, लेकिन ये नहीं कि सीख करके पैदा हुआ है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका ये मानना है कि बच्चा सीख करके पैदा नहीं होता भाई। एंड ऑब्वियसली ये बात एक फैक्ट भी है कि बच्चा सीख करके पैदा नहीं होता, उसे जैसा माहौल दिया जाता है वो तब सीखता है। तो इन्होंने कहा कि जन्मजात नहीं होती है जो नैतिक व्यवहार होता है, उसे जब आप सोशैलिटी दोगे, जैसा आप सोशल एनवायरनमेंट दोगे, वो वैसे ही उसके अंदर नैतिकता आएगी।
अगर आप बच्चे को ऐसा सामाजिक पर्यावरण दे रहे हैं, ऐसा सामाजिक वातावरण दे रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो बिहेवियर जो है वो अच्छे से नहीं किया जाता है, लड़ाई हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कलेश हो रही है ना, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो बच्चे के अंदर वही वाली मोरालिटी आएगी, बड़े से कैसे बोलना है, छोटे से कैसे बोलना है, किसी को कोई तमीज़ नहीं है, तो बच्चा फिर वैसे ही सीखेगा। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छे माहौल में रखते हैं, एक अच्छे सामाजिक परिवेश देते हैं जहाँ पर बड़ों को देख करके हाथ जोड़ करके नमस्ते किया जाता है, ठीक है, छोटों से बड़े प्यार से पेश आया जाता है, लाइक इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर सिखाई जाती है, ज्ञान दिया जाता है अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा व्यवहार किया जाता है बच्चों के सामने, तो बच्चा फिर वही सीखेगा। तो टोटली डिपेंड होता है आपके किसके सोशल एनवायरमेंट, ठीक है। अब इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे जहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने बताया नैतिक तर्कना के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं मोरल रीजनिंग, और एक इन्होंने बात की नैतिक दुविधा के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं डायलेमा, मोरल डायलेमा। पहले इसका मैं आपको पढ़ के बता दूं, फिर मैं विद एग्जांपल आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। चलिए, तो नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत में अंतर को स्पष्ट करना है। पहला क्वेश्चन तो जी आपका इसी लाइन से आ जाता है कि नैतिकता क्या होती है। तो जब आप सही और गलत में विभेद कर पा रहे हो, डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो कि क्या चीजें गलत है, क्या चीजें गलत है, सही है, तो इसी चीज को, इस डिफरेंशिएशन को जब आप समझने लग जाते हैं, सही और गलत में अंतर, इसी को हम लोग बोलते हैं मोरालिटी, इसी को नैतिकता बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। अब नैतिकता, इन्होंने कहा नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। भाई ऑब्वियसली अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे हर किसी के साथ में, छोटे हो बड़े हो बराबर के हो, है ना, अच्छे से व्यवहार करोगे, अच्छे से आचरण करोगे, सारी चीजें अच्छी अच्छी चल रही है, तो हमारा जो समाज है क्या उसमें कभी मतलब असभ्यता आ सकती है? भाई जब सब लोग सभ्य रहेंगे तो हमारा समाज भी एक सभ्य ही बनेगा, ठीक है। तो नैतिकता वह तत्व होता है जिससे हम लोग एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही, ये देखिए बिल्कुल आपकी डेफिनेशन आएगी यहाँ से, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग महाभारत देखते थे बचपन में, आप लोगों ने अभी देखी होगी, तो कुंती के दो बेटे थे, एक था अर्जुन और एक था कर्ण, ठीक है। अब हस्तिनापुर के पीछे लड़ाई हो रही थी, तो वहां पर जब दो दल बटे, दो ग्रुप में जब हो गए, तो अर्जुन के साथ जो लोग आए वो सत्य की राह पर चल रहे थे, और कर्ण के साथ जो लोग थे, मतलब उनका जो दोस्त था दुर्योधन, वो असत्य की राह पर था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुंती जी हैं, दोनों ही उनके बेटे थे। अब ये सोच रही थी कि मैं भगवान जी से प्रे करूं कि भगवान किसको जिताए, है ना, कौन जीतना चाहिए। तो यहाँ पर ये चिंतन करने लगी, तो मैं किसको जिताऊं, भगवान किसके लिए मैं प्रार्थना करूं कि ये बच जाए, ये बच जाए। तो इन्होंने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा, मतलब चिंतन किया, और फाइनली इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अर्जुन को बचाना चाहिए, मुझे अर्जुन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो मेरा अर्जुन है वो सत्य की राह पर चल रहा है, और सत्य पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने डिसीजन ले लिया, ठीक है, सही और गलत, सही और गलत के बारे में जो उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, एक निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया, वही आपका क्या है, मोरल रीजनिंग। एंड वहीं पर अगर ये कंफ्यूज हो जाती कि मैं क्या करूं, ये दोनों ही मेरे बेटे हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती, क्या करूं, इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, इसके लिए प्रे करूं या इसके लिए प्रे करूं, दुविधा में, मतलब किसी डिसीजन तक पहुंच नहीं पाती। तो जब सही और गलत का निर्णय लेते समय आप किसी डिसीजन पर ना पहुंच जाए, आप निर्णय लेने में असमर्थ हो, तो इसे हम लोग कहते हैं मोरल डायलेमा या फिर नैतिक दुविधा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नैतिक तर्क ना, जब सही और गलत के बारे में आप निर्णय ले पा रहे हो, ठीक है, कि भाई हाँ जो सही है मैं उसी का साथ दूंगी, या फिर जो भी आप गलत का भी अगर कहें, लेकिन आपने एक डिसीजन ले लिया है, आप एक डिसीजन तक पहुंच गए, तो वो कहता है आपकी तार्किक नैतिक तर्कना कहलाती है कि भाई आपने डिसीजन ले लिया। अगर वही आप फंसे रहते हो कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपका हो जाता है मोरल डायलेमा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा उसकी डेफिनेशन। सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति
नैतिक द्वंद्व या दुविधा कहलाती है। ठीक है, ये इसकी होगी। अब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है कि ये जो आपके कोहलबर्ग जी है, कोहलबर्ग ने कितने साल तक के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कितने साल तक, कितने साल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन्होंने 4 से लेकर के 20 साल तक के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 4 से लेकर के 20 साल। जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लेवल की, जो हमारा होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, फर्स्ट हमारा होता है प्री, अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा लेवल है प्री कन्वेंशनल है, यहाँ पे 4 से 10 साल तक के बच्चे आते हैं। जब हम लोग सेकेंड लेवल की बात करते हैं, ये हमारा कन्वेंशनल हो जाता है, यहाँ पर 10 से 13 साल तक के बच्चे आते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं थर्ड लेवल की, इसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल, तो ये हमारा 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, 13 वर्ष से ऊपर, या एग्जैक्टली अगर पूछ ले तो आपके 20 साल तक के बच्चे आते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कितने साल तक के बच्चों पर किया था। ठीक है, तो लेवल 1 में कौन से बच्चे आते हैं, 4 से 10 साल तक के बच्चे। ऐसे वो क्वेश्चन पुट अप करता है, जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, हाँ मैम ने थ्योरी में जो करवाया अब वो हमें समझ में आ रहा है। तो ऐसे पूछेगा कि बताइए एक बच्चा है 9 साल का, एक 9 साल का बच्चा है, तो वो कौन से लेवल में आएगा या फिर कौन से स्टेज में आएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। लेवल कौन सा होगा, कौन सी स्टेज होगी। तो आपको पता है 4 से 10 साल के अंतर्गत हमारा 9 साल का बच्चा आ जाएगा, तो ये हमारा प्री कन्वेंशनल में आएगा। यहीं पर अगर बात कर दे 11-12 साल की या 13 साल के बच्चे की तो सेकंड में, और 13 साल से ऊपर के बच्चे की बात करेगा तो वो हमारा पोस्ट कन्वेंशनल में आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही बात यहाँ पर इन्होंने बताई कि बच्चों में नैतिकता 4 साल की उम्र से शुरू होती है, इनका ये मानना था, तभी इन्होंने 4 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चों में जो नैतिकता शुरू होती है वो 4 साल की उम्र से होती है, जिसका मुख्य आधार डर, भय और दंड का प्रभाव होता है। कोहलबर्ग ने पाया कि ये नैतिक विकास के चरण सार्वभौमिक होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका इस लाइन से आता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास है उसके चरण क्या है, उन्होंने उनके चरण को क्या बताया। तो याद रखना कि कोहलबर्ग ने कहा कि नैतिक विकास के जो चरण होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। कोहलबर्ग का विश्वास था कि बच्चे का नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। पूछेगा सामान्य से विशिष्ट या फिर विशिष्ट से सामान्य, तो याद रखना कि इनका मानना था कि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है। इन्होंने नैतिक चिंतन के 3 बुनियादी स्तर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 3 लेवल्स बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में, मतलब उनकी 2-2 स्टेजेस बताई गई है, हर लेवल की 2-2 स्टेजेस बताई गई है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नैतिक विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 चरणों का वर्णन किया है, मतलब 6 स्टेजेस, हर लेवल की 2-2 तो 6 होगी, लेकिन उन्होंने 2-2 चरणों या उप चरणों अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए गए हैं। मतलब वही बात है कि लेवल आपके 3 है और हर लेवल की, एक की फर्स्ट की 2, सेकंड की 2 चरण, थर्ड के भी 2 चरण। ठीक है, तो एक साथ बना दिए हैं। अब बात करते हैं कि लेवल्स कौन कौन से हैं। तो पहला लेवल हमारा होता है पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल, जो हमारा होता है 4 से 10 साल का, जैसे मैंने अभी आपको बताया। परंपरागत या रूढ़िगत स्तर को हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं, ये होता है 10 से 13 साल तक के बच्चों का। जब हम लोग बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की, तो ये हमारा होता है 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों का। पहला हमारा जो लेवल है पूर्व परंपरागत या फिर लौकिक स्तर, इसे हिंदी में बोल देते हैं, आप इंग्लिश में याद रखिएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल इसे बोला जाता है। 4 से 10 साल तक के बच्चे, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। 4 से 10 साल तक का जो लेवल है कोहलबर्ग के अनुसार उसे किसके मतलब कौन सा रूप माना जाता है, कौन सी अवस्था के रूप में जाना जाता है, तो आप लोगों का आंसर होगा इसे बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला स्तर होता है, सबसे लोएस्ट लेवल होता है, जो हमारा पहला वाला होता है। इस स्तर पर क्या सही है
और क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है, यानी जो आपका भौतिक रूप है, ठीक है, जो भी आपका भौतिक परिणाम है, आपकी जो मोरालिटी होती है इस वाले लेवल पर भौतिक परिणाम पर डिपेंड करती है। मतलब बाहर से मिलने वाली, आपको किसी काम के लिए सजा मिल रही है या किसी काम के लिए उपहार मिल रहा है तो उसका आप पर, आपकी नैतिकता पर प्रभाव पड़ेगा। आप उसी के अनुसार आपके अंदर नैतिकता आएगी, है ना। इस स्तर में नैतिकता पर बाह्य नियंत्रण रहता है। जब बालक किसी बाहरी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत की स्तर कही जाती है। इसे बंटनात्मक यथार्थवाद या डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म का स्तर भी कहते हैं। कोहलबर्ग के द्वारा इस अवस्था में 4 से 10 उम्र के बच्चों को लिया जाता है, ठीक है, 10 साल तक के बच्चों को पूर्व परंपरागत, ठीक है, यानी प्री कन्वेंशनल। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारी प्री कन्वेंशनल में क्या कहा जा रहा है। इस स्तर के अंतर्गत 2 चरण या उपावस्थाएं आती हैं, या चरण कह दीजिए या फिर उपावस्थाएं। पहली कौन सी है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरी आपकी होती है स्टेज ऑफ ईगो या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज, या फिर इसे हम लोग बोल देंगे म्यूचुअल एक्सचेंज, या फिर हम लोग इसे बोल देंगे इंडिविजुअल एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज। तो ये पहले लेवल की 2 अवस्थाएं। अब इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहली जो हमारी स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट है, ये क्या कहती है? यह नैतिकता के पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण है। यह बाहरी सत्ता पर आधारित होती है। यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी हुई होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। बालक द्वारा मान्य व्यवहार पुरस्कार प्राप्त करने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। मतलब ये जो लेवल है वो ये कहना चाहता है कि बच्चे के अंदर जो मोरालिटी है वो टोटली डिपेंडेंट है कि उसे क्या मिल रहा है, उसे सजा मिल रही है या फिर उसे पुरस्कार मिल रहा है। अगर मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी मम्मा ने बहुत सुंदर तरीके से अपने गार्डन को सजाया, उसने क्या किया, सारे फूलों को तोड़ करके और एक साइड में फेंक दिया। उसकी मम्मा आई और उसको 2 चांटे लगाए खींच करके कि ये क्या कर दिया नालायक, सारे मेरे गार्डन को तहस नहस कर दिया। तो इस बच्चे के अंदर एक मोरालिटी पैदा हुई कि मैंने जब सारे गार्डन के फूल तोड़ दिए तो मुझे मेरी मम्मी से एक चांटा पड़ा, तो अब ये काम वो दोबारा नहीं करेगा, ठीक है, अब वो ये काम दोबारा नहीं करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो ये समझ चुका है कि भाई फूल तोड़ना गलत बात है, बल्कि बच्चे के अंदर डर की वजह से, सजा के डर की वजह से मोरालिटी आई है। ये जो सभ्यता आई है कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, उसका जो रीजन है वो उसकी मम्मी के चांटे का डर है कि अगर मैंने फूलों को तोड़ा तो मेरी मम्मी से मुझे पिटाई लगेगी। आज चांटे मारे हैं, क्या पता कल मुझे छत से ही नीचे फेंक, ठीक है। तो यहाँ पर मोरालिटी का जो रीजन है वो इंटरनल नहीं है, वो बाहर से जो उसे दिया गया, उसे सजा मिली तो वो सजा के डर से मोरल बन गया, उसके अंदर ये नैतिकता आ गई कि हमें फूल नहीं तोड़ना। या फिर अगर उसकी मम्मी किसी भी काम को करने के लिए उसे पुरस्कार देती तो वो जो काम, अब उसके अंदर जो नैतिकता आती वो डिपेंड करती है इस पुरस्कार पर कि आज मैंने ये किया तो मम्मा ने मुझे एक चॉकलेट दी, कल मैं फिर से यही काम करूंगा तो मुझे हो सकता है बड़ी वाली चॉकलेट मिल जाए। तो यहाँ पर भी किससे मिल रही है, सजा हो या पुरस्कार हो, इसकी वजह से बच्चे के अंदर मोरालिटी आई है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगतता, विनिमय या अहंकार की अवस्था। सबसे पहले आप लोगों से स्टेज ऑफ ईगो पूछा नहीं जाता है, मतलब ऐसे नहीं बोला जाएगा कि ये स्टेज ऑफ ईगो है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपके सामने इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज ऑर्डर में आएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज, ऐसा करके आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी एक अवस्था को, आपको ये चारों पांचों अवस्थाओं के नाम दे देंगे। फिर पूछा जाएगा कि कौन सी जो अवस्था है उसे हम लोग स्टेज ऑफ ईगो भी कहते हैं, स्टेज ऑफ ईगो भी कहते हैं। तो हमारी जो म्यूचुअल एक्सचेंज वाली अवस्था है या फिर जिसे हम लोग व्यक्तिगत विनिमय कहते हैं, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज की हम लोग अवस्था कहते हैं, वो हमारी स्टेज ऑफ ईगो भी कहलाती है, ठीक है।
यह पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण होता है, यानी दूसरी अवस्था है, पहले लेवल की दूसरी अवस्था। इस अवस्था को यांत्रिक साधन सापेक्षता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी भी कहते हैं। यह व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। बालक आप आत्म केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म, यानी मेरे लिए इसमें क्या है, स्थिति को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बात करते हैं स्टेज ऑफ ईगो की, या फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंटल वाली जो स्टेजेस की बात करते हैं, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा अगर आपके लिए कुछ काम कर रहा है, बच्चे की जो नैतिकता है वो किस पर डिपेंड कर रही है कि अगर मैं किसी का काम करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। जैसे अगर आपने कहा कि बेटा बेटा श्यामू, जरा मेरे ये जो कपड़े हैं आप धोबी को देकर के आ जाओ, तो लड़के ने कहा मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या मिलेगा। तो उसने कहा, मतलब आपने कहा कि अच्छा चल ठीक है, 10 रुपए की ना एक आइसक्रीम तू भी खा करके आ जाओ। तो इस बच्चे के अंदर जो ये मोरालिटी आई है, ये जो उसने आपका काम किया है, ये इसलिए नहीं कर दिया क्योंकि आप बड़े हो, आपने कहा बेटा मेरा काम कर दो और वो फटाफट से मान गया, हाँ भाई बड़ों का कहना मानना चाहिए। नहीं, उसकी मोरालिटी सिर्फ आपके द्वारा ये जो 10 रुपए दिए गए हैं इसकी वजह से आई है। ठीक है, अगर आप मना कर देते तो वो कह देता फिर जाओ रहने दो, मैं नहीं मानूंगा, मुझे नहीं करना आपका काम, आप खुद से ही कर लो। ठीक है, तो ये हमारी क्या बच्चे के अंदर जो मोरालिटी आ रही है किसकी वजह से आ रही है, आपकी 10 रुपए की वजह से। अगर आप बदले में मेरा कुछ काम करोगे तो मैं आपका काम कर सकता हूँ। जैसे एक पीठ पर खुजली की बहुत कहावत है यहाँ पर, कि अगर आप मेरी पीठ पर खुजली करोगे तो फिर मैं भी आपकी पीठ पर खुजली कर दूंगा। ठीक है, इस अवस्था में बालक की सभी नैतिक क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं पर केंद्रित होती हैं। भाई मेरा क्या भला होगा इससे, बालक के लिए वही क्रिया नैतिक होती है जो उसके हित में होती है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, परंतु हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। मतलब टिट फॉर टेट वाली स्टेज, ऐसे भी याद रखना, इसी स्टेज को हम लोग टिट फॉर टेट वाली स्टेज भी कहते हैं। कौन सी स्टेज है जिसे टिट फॉर टेट कहा जाता है, टिट फॉर टेट की स्टेज, जैसे को तैसा वाली स्टेज भी हमारी यही होती है। अतः इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। ठीक है, बराबरी का, मैं कर रहा हूं अगर आपका काम तो बदले में आपको मेरा भी एक काम करना होगा। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा या आवश्यकता पूरी कर दे तो वो हमारी भी इच्छा पूरी कर देंगे। गिव एंड टेक इक्वली। यहाँ पर तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, ये वाली कहावत बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये भी कभी कभी आ जाता है, बताइए ये कौन सी स्टेज में आएगा, तो आपको याद रखना है टिट फॉर टेट वाली या फिर स्टेज ऑफ ईगो, या हमारी इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज वाली अवस्था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परंपरागत लौकिक स्तर, मतलब कन्वेंशनल लेवल का। इसकी एज हमने कितनी बताई थी, इसके अंतर्गत 10 से 13 साल तक के बच्चे आते हैं। मतलब किशोरावस्था के रूप में भी जाना जाता है इस वाली अवस्था को, क्योंकि देखो 10 से 13 साल तक के बच्चे आ गए ना, 11-12 साल से आपकी किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। इस स्तर पर लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीजों को देखते हैं, जैसे बच्चों का व्यवहार उनकी माँ या बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। कोहलबर्ग द्वारा इस अवस्था में उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर के अर्थात 10 से 13 साल तक की उम्र के बच्चों को लिया गया है। इस स्तर पर नियमों व सिद्धांतों के अनुसार नैतिकता होती है। इसे कौन सा दूसरे लेवल को नैतिक यथार्थवाद या मोरल रियलिज्म का स्तर भी कहते हैं। इसमें स्तर को दो उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इस स्तर को भी हर लेवल की दो है, तो इसकी क्या होती है हम वही पढ़ते हैं। मतलब ये वाली जो अवस्था है ना, इसमें जो बच्चे की मोरालिटी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो अपने आसपास अपने बड़ों से उसने क्या सीखा, क्या देखा, उसके बड़े उसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, जैसा व्यवहार वो उनका देखेगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। तो इसकी भी दो स्टेजेस बताई गई हैं। एक है प्रशंसा की अवस्था, जिसे हम लोग स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन बोल देते हैं, या फिर इसे हम लोग अच्छा लड़का या अच्छा लड़की स्टेज के नाम से भी जानते हैं, अच्छी लड़की। ठीक है, ये बहुत फेमस है, गुड बॉय और गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, या फिर स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, दूसरी है आपकी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम या फिर लॉ एंड ऑर्डर।
लॉ एंड ऑर्डर वाली स्टेज, मतलब यहाँ पर कानून को मान्यता दी जाती है। अगर आपके पेरेंट्स कानून का सम्मान कर रहे हैं, नियमों का सम्मान कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी वही चीजें आएंगी, ये कहती है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ते हैं। इस अवस्था में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता के द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं। अगर बच्चा देखेगा मेरे जो बड़े हैं वो किसी बड़े के आने पर हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं, तो बच्चा वैसे ही करने लग जाएगा। क्यों? ताकि उसे अपने माता पिता से प्रशंसा मिले, बड़ों से उसे प्रशंसा मिले कि भाई मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़की और एक अच्छी लड़की बनाते हैं। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना है। क्वेश्चन आता है, दूसरों को प्रसन्न करना या फिर दूसरों की स्वीकृति पाना या प्रशंसा पाना कौन सी स्टेज है? तो गुड बॉय गुड गर्ल वाली या फिर स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए अब ठीक है जी, समझ गए आप लोग ये वाली स्टेज, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है, रुकिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझ। इस वाली का भी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ, गुड बॉय गुड गर्ल वाली का। गुड बॉय गुड गर्ल। मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो एक लड़का है ये, वो इस लड़की से दोस्ती करना चाहता है, ठीक है। तो ये लड़की ना अपना लंच नहीं लेकर के आई, ये लड़की अपना लंच नहीं लेकर के आई। तो ये जो लड़का है वो कहता है इसके पास जा करके कि आप मेरा लंच शेयर कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग मिल करके खा लेंगे। तो ये जो लंच इसके साथ शेयर करके खा रहे हैं, वो इसलिए नहीं खा रहा कि इसके अंदर मोरालिटी है, ये बहुत अच्छा है, मतलब अंदर से कि मतलब मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। बट इसके अंदर जो मोरालिटी है वो इसलिए है, एक तो इस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। अब ये लड़की इससे दोस्ती कब करेगी? वो तब करेगी जब ये लड़का इसकी नज़रों में अच्छा लड़का बन जाएगा। तो इसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, इस लड़की की प्रशंसा पाने के लिए, इससे दोस्ती करने के लिए ये अपना लंच इसके साथ में शेयर कर रहा है। जैसे आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा ना कि लड़के जो होते हैं, बॉयज जो होते हैं, लड़कियों की रक्षा करते हैं गुंडों से। तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मतलब उनके अंदर मोरालिटी है, यहाँ इस स्टेज में वो इसलिए कर रहा है, एक लड़का जब लड़कों से लड़कियों को बचा रहा है कि भाई वो लोग उसकी प्रशंसा करें, अरे वाह कितना अच्छा लड़का है, मतलब ये भी तो लड़का है, देखो और लड़कों की तरह नहीं है, मैं तो इसी के साथ फ्रेंडशिप करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मोरालिटी डिपेंड कर रही है किस पर? अच्छा बनने पर, कि लोग मेरी प्रशंसा करें। नेक्स्ट वाली स्टेज है हमारी सामाजिक आदेश को बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, जिसे हम लोग स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी कहते हैं। स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। यह कोहलबर्ग की चौथी अवस्था है, ये अवस्था चल रही है 10 से 13 साल तक के बच्चों की, ठीक है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस अवस्था की नैतिकता व अनैतिकता का असर समाज पर होने लगता है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानूनों, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिक गुणों को धारण करने लग जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग चौथी स्टेज की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाली सिंपल से शब्दों में आपको समझाएंगे। अब इस अवस्था में जो बच्चा आता है, ठीक है, 10 से 13 साल तक का बच्चा, तो उसके अंदर ये बात हो जाती है, ये बात घर कर जाती है कि भाई हम एक समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर हम लोगों ने इन नियमों का पालन किया तो ठीक, हम लोग सभ्य सामाजिक नागरिक हैं। अगर हम लोगों ने इन नियमों का उल्लंघन किया या इन नियमों को हमने तोड़ा, तो हमें उसके लिए पनिश किया जाए, ठीक है। इससे हम लोग असभ्य नागरिक बन जाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर वाली हमारी स्टेज क्या कहती है कि जो समाज के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, आपको उनका पालन करना होता है। ये बात बच्चे को समझ में आ जाती है। इसे नहीं पता अच्छा बुरा क्या है, सिर्फ इसके अंदर ये जो मोरालिटी आई है कि भाई नियमों का पालन करना है, वो इस वजह से आई है क्योंकि बच्चे ने बड़ों को देखा कि भाई जहाँ यहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर हमें इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। जैसे आप स्कूल जाते हो,
तो स्कूल में 8 बजे से पहले आपको स्कूल में एंट्री करनी होती है। फिर लंच जब आपको होगा, उस रिसेस टाइम में आपको खेलना खाना जो भी करना होता है वो कर लेते हो। उसके बाद 1 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। तो मतलब ये प्रॉपर एक फॉर्मल उससे चल रहा है ना। यहाँ पर पूरा फॉर्मल वो दिया गया है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे आप एक प्रिंसिपल के बच्चे क्यों ना हो। ठीक है, अगर 1 बजे छुट्टी होगी तो आपको 1 बजे ही घर जाना होगा, ऐसा नहीं जब आपका मन किया आप तब उठ करके चले गए। ठीक है, तो बच्चा किस लिए यहाँ पर नियमों का पालन कर रहा है, क्योंकि उसे पता है मैं जिस समाज में रहता हूँ मेरे माता पिता भी नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर रेड लाइट हो गई है तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि रेड लाइट पर अगर मैं नहीं रुका तो क्या होगा, यहाँ पर फिर मेरी मतलब अगर मैंने नहीं किया तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, इसलिए मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट जो लेवल आता है वो आता है पश्च परंपरागत या फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये हमारा 13 से 20 साल या फिर 13 से ऊपर के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, 13 से ऊपर के, 13 से प्रौढ़ावस्था तक, इसे युवा प्रौढ़ावस्था या यंग एडल्टहुड के नाम से भी जाना जाता है। इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं। सारी चीजें अभी समझाऊंगी, पहले आप पढ़ लीजिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। व्यक्तिगत निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। नैतिक तर्क व्यक्तिगत अधिकारों व न्याय पर आधारित है। इस स्तर में नैतिकता पर आंतरिक नियंत्रण रहता है, मतलब जो मोरालिटी आएगी आपकी इंटरनली आती है। अब आप सही और गलत बहुत अच्छे से समझने लग गए हो, तो आप जो भी डिसीजन लेते हो ना उस पर आप किसी को देखते नहीं हो, आप अपना खुद का डिसीजन लेते हो कि अगर आपको लगता है ये चीज सही है तो आप उसके साथ में जाओगे, आप उसे फॉलो करोगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो आप उसे फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, तो यह स्तर सहयोगात्मक नैतिकता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सहयोगात्मक नैतिकता के स्तर के रूप में कौन सा स्तर जाना जाता है, तो तीसरा वाला जाना जाता है। और अवस्था की अगर हम लोग बात कर दें, मतलब इसके अंदर हमारी दोनों अवस्थाएं आ रही है। तो लेवल 3 जो है वो सहयोगात्मक नैतिकता का स्तर है। इस स्तर में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को लिया गया है। इसको भी उन्होंने 2 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी हैं, एक है सामाजिक समझौते की अवस्था जिसे स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है हमारी विवेक सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था यानी स्टेज ऑफ कंसाइंस या फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब ये दोनों स्टेजेस क्या हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। ठीक है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अगर मैं रेड लाइट हो रही है और मैं इसे तोड़ करके नहीं जा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये रूल है कि भाई रेड लाइट को तोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रेड लाइट तोड़ करके गया जेल तो मुझे होगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, फाइन मुझे देना पड़ेगा, साथ ही साथ हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए ये खुद ये जानता है कि मुझे किस नियम का पालन करना है किसका नहीं करना। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक समस्याओं सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक उनके मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं 5वीं वाली स्टेज की, ठीक है, 5वीं स्टेज की जब हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्टेजेस, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये 2 लोग हैं। ठीक है, इनका मानना है ये बॉय है और ये गर्ल है, इनका मानना है कि भाई हम लोग है ना अरेंज मैरिज नहीं करेंगे क्योंकि अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा झंझटें होती हैं। हम लोग तो लव मैरिज करेंगे क्योंकि लव मैरिज में हम मतलब हम दोनों को एक दूसरे के साथ में रहना है, तो हमारे विचार मिलने चाहिए एक दूसरे के साथ में। अगर हम दोनों के विचार एक दूसरे के साथ में मिलेंगे, हम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग इजीली इस लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे हंसते खेलते हुए। लेकिन अगर हमने अरेंज मैरिज की तो वहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ें होती है, पता नहीं किसी अनजान व्यक्ति से मेरी शादी कर दी जाएगी एंड हो सकता है मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये इन लोगों का मानना है क्योंकि इनके पेरेंट्स जो है, इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की अरेंज मैरिज ही करें, लेकिन इनका मानना है कि नहीं भाई हम तो लव मैरिज करेंगे। तो क्योंकि इनके जो विचार है ना, इन्होंने ये देखा कि भाई पेरेंट्स ने तो बोल दिया कि अरेंज मैरिज करो, इन्होंने एक नियम बना दिया है कि हमारे खानदान में हमारे परिवार में सिर्फ अरेंज मैरिज की जाती है। लेकिन हमारा क्या, अगर मान लीजिए अरेंज मैरिज से कोई ऐसा हमसफर मिल गया जिसके साथ हम जिंदगी बिता ही ना पाए, तो फिर ये लोग क्या करेंगे,
फिर दिक्कतों का सामना तो मुझे करना पड़ेगा ना। इसलिए इन्होंने अपने पेरेंट्स का कहना ना मानते हुए इन्होंने लव मैरिज कर ली और ये लव मैरिज के साथ है। तो इस वाली 5वीं वाली अवस्था में व्यक्ति समाज को मानता है, समाज के केवल उन्हीं नियमों को मानता है जिसमें उसे लगता है कि ये मेरे हित में है, ठीक है, और इसमें भी वो बदलाव करता है। अगर उसके हित में नहीं होते तो वो उसमें बदलाव कर लेता है, लेकिन ये जो बदलाव होते हैं वो केवल उसके या उसकी फैमिली के लिए हो सकते हैं, ये पूरे समाज के लिए नहीं होते। जैसे इसने लव मैरिज का जब डिसीजन लिया तो ये या तो इसके लिए या इसकी बहन के लिए हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना आप समाज में सभी लोग लव मैरिज करेंगे। तो इसमें जो बदलाव हो रहा है सामाजिक नियमों में वो केवल स्वयं के लिए या स्वयं की फैमिली के लिए होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि दोनों में बस यही डिफरेंस है। अब जब हम लोग बात करते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था की, जिसे स्टेज ऑफ कंसाइंस या फिर स्टेज ऑफ यूनिवर्सल कहा जाता है, इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। ये सबसे हाईएस्ट वाला लेवल होता है, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला ना, जैसे आपके जो महात्मा गांधी थे, केवल अपने बारे में ना सोच करके पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। तो इस वाली अवस्था में भी ना, इस वाली अवस्था में व्यक्ति सामाजिक नियमों में बदलाव करता है। छठी अवस्था में व्यक्ति सामाजिक नियमों में बदलाव करता है, किंतु पूरी मानव जाति के लिए करता है। 5वीं स्टेज में कौन से बदलाव हो रहे हैं? देखो, बदलाव हमारी 5वीं वाली स्टेज में भी हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति के लिए, मतलब मेरे और मेरे परिवार के लिए। लेकिन छठी स्टेज में जो समाज के नियमों में जो बदलाव किया जा रहा है वो पूरी मानव जाति के लिए किया जा रहा है। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। तीसरा लेवल, समाज के नियमों को आप तब मानोगे जब वो आपके हित में होंगे। अगर वो आपके हित में नहीं है तो आप उन्हें नहीं मानते हो। दोनों स्टेजेस में फर्क सिर्फ इतना है, 5वीं में अगर आप बदलाव करते हो वो स्वयं के लिए करते हो, छठी में अगर आप बदलाव करोगे तो वो पूरी मानव जाति के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है, जो आपके राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, उन्होंने जो सती प्रथा का अंत करवाया था, सती प्रथा का जो अंत करवाया था वो केवल अपनी पत्नी या अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं करवाया था, वो उन्होंने पूरी मानव जाति के लिए, कि भाई पूरे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं किसी को भी अब सती नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जिंदा, अब किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे जला सकती हो, ठीक है। तो ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली हमारी स्टेज हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। विवेक की अवस्था कि इंसान केवल अपने बारे में ना सोच करके पूरी मानव जाति के बारे में सोचे। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर ना हमारे जो ये कोहलबर्ग जी हैं, इनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई थी इस थ्योरी को लेकर के। अब देख लीजिए कि क्या आलोचनाएं थी। कोहलबर्ग की के सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, एक कैरोल गिलिगन करके मनोवैज्ञानिक थी, ठीक है, कैरोल गिलिगन। क्वेश्चन आएगा, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो कैरोल गिलिगन ने की थी। अब क्यों की थी? वो इसलिए की थी क्योंकि कोहलबर्ग ने जो भी एग्जाम्पल्स लिए, तो जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उसमें सिर्फ बॉयज को मायने रखा, मतलब मेल के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। हाइंस नाम की एक आपने स्टोरी सुनी होगी, वो इन्होंने ही दी थी। हाइंस की बहुत फेमस स्टोरी है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अब उसकी बीवी बीमार थी तो उसने उसके लिए दवा चोरी कर ली थी। तो एक स्टोरी सुनाई बच्चों को, फिर उस पर उन्होंने उनसे क्वेश्चन पुटअप किए कि बताइए क्या हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो अलग अलग लेवल के बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया, ठीक है, पूरा ये था। तो इन्होंने जो फोकस किया वो सिर्फ मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। इन्होंने ये नहीं देखा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कि भाई हाइंस ने चोरी क्यों की। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, चोरी करना, कुछ बच्चों ने कहा चोरी करना अपराध है तो इसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर यही बात वो फीमेल से पूछे तो हो सकता है ये आंसर आता, भाई क्योंकि उसकी बीवी बहुत बीमार थी तो ये उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसको चोरी करना बहुत जरूरी था, ठीक है। हो सकता है फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू ये आता। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसने इसकी आलोचना की, तो कैरोल गिलिगन ने की। और क्यों की? तो इसलिए की क्योंकि इन्होंने सिर्फ पुरुषों को मान्यता दी थी, ठीक है, इन्होंने सिर्फ पुरुषों के विचारों को मान्यता दी थी। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
चलिए, तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरी खत्म होती है। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरी के साथ। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे इस ऐप पर आपको वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, आपको ई बुक और नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चलती है, और प्रैक्टिस डेली क्विज भी यहाँ पर होती है। ठीक है, क्विज की यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो जो लोग आपके फ्रेंड हैं या फिर कोई भी है, अगर आप उनको सजेस्ट करना चाहते हो तो ये हमारे यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा आप ऐप डाउनलोड करवा दीजिए उन्हें, प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, और यहाँ पर हमारा एग्जाम जॉब एक्सपर्ट जो है, ये वेबसाइट है हमारी। और अगर इसके किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी, चाहे क्विज को लेकर के, चाहे आपकी वीडियो को लेकर के, चाहे किसी के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी कंसर्न होती है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी को लेकर के। बाकी हमारा जो ये है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, और हमारा ये इंस्टाग्राम आईडी है, और ये हमारी लिंक्डइन की आईडी, तो आप हमें यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली थ्योरी के साथ। थैंक यू।